नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा कभी होता है कि चीन से किसी तरह की राजनीतिक अस्थिरता की खबर आती हो, लेकिन पिछले कई दिनों से हांगकांग की सड़कों पर उबाल आया हुआ है। हजारों प्रदर्शनकारी चीनी सरकार की चेतावनी के बावजूद सड़कों पर डटे हुए हैं और पूरी तरह से हंगामा बरपा है। दरअसल चीन ने 2017 में हांगकांग में चुनाव कराने का वादा तो किया है, लेकिन प्रदर्शनकारी चीनी सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सीमित लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर नाराज हैं। उन्हें डर इस बात का है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और लोकतांत्रिक नहीं होगी। हम इस कार्यक्रम में ये जानेंगे कि क्या है इस आंदोलन के इस हद तक पहुंच जाने की वजह और क्या चीन के तेवर में कोई बदलाव आ सकता है इस पूरे आंदोलन के बाद। ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ प्रोफेसर अलका आचार्य हैं, जो कि डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज़ की और चीन पर उसके आसपास के पूरे इलाके पर बहुत बारीकी से नज़र रखती हैं। पिनाक रंजन चक्रवर्ती हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, कई देशों में राजदूत भी रह चुके हैं। संदीप दीक्षित हैं, विदेश मामलों को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं, सीनियर असिस्टेंट एडिटर की हैसियत से काम करते हैं द हिंदू अखबार में। और साथ ही डॉक्टर आनंद कुमार हैं, एसोसिएट फेलो हैं IDSA में। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर आचार्य, आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ। ये बताइए कि जैसे मैंने कहा अपने इंट्रोडक्शन में भी कि बहुत बार ऐसा नहीं होता कि आप चीन या उसके आसपास के भी इलाकों का भी अगर हम जिक्र कर लें, वहाँ बड़ा पॉलिटिकली स्लीपी इलाके ये कहलाते हैं। फिलहाल हांगकांग में 2017 के चुनाव में अब क्यों इतना हंगामा है? पहले तो मुझे इस बात से थोड़ी सी असहमति है कि स्लीपी जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि फ़िलहाल अगर हम देखें कि चीन के अंदर खासकर शिनजियांग और तिब्बत तो खैर ख़बर में हमेशा रहती है, लेकिन अंदर भी बहुत से छोटे छोटे और कुछ बड़े बड़े भी बवाल उठ रहे हैं। और ये इनका सीधा सीधा ताल्लुक़ जो है वो चीन की जो नई नीतियां हैं जो पिछले 2 दशक से चल रही हैं, तो उसके लेकर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बहुत हो रहे हैं और सोशल प्रोटेस्ट। तो इसलिए अब ये कहना कि स्लीपी इलाका नहीं, और इसलिए लेकिन शायद आपकी पैनी नज़र से देख पा रही है, क्योंकि शायद प्रेस भी उतना फ्री नहीं है कि हम उनके अखबारों में बहुत कुछ देख पाएँ, और वेस्टर्न मीडिया जिस तरह से कवरेज करता है उसमें बायस जो है वो साफ नज़र आता है। नहीं, बायस तो अलग छोड़िए आप, लेकिन चीनी अखबारों में अब इसका काफ़ी हवाला हो रहा है। और ये पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि बहुत खुल्लम खुल्ला बातचीत हो रही है कि किस तरह की अंदर जो एक उत्पीड़न है वो बाहर आ रही है। दूसरा, ये हांगकांग को लेके जो सवाल जो आपने पूछा वो ये है कि हालांकि 2017 के चुनाव की बात हो रही है, लेकिन प्रोटेस्ट अभी से शुरू हुई है, क्योंकि डिमांड पहले से आई है कि जिस ढांचे के तहत हांगकांग की राजनीतिक व्यवस्था का संचालन हो रहा है, उस ढांचे में लोगों की ये मांग है कि तब्दीली हो। और चीन की तरफ से ये रवैया रहा है कि ये ढांचे को, जो बेसिक लॉ जिसको कहते हैं, इस तरह से सड़कों पे उतर के इसमें तब्दीली नहीं होगी। और जो उनके 2 बेसिक डिमांड्स हैं कि एक जो वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो अपना इस्तीफ़ा दें, और दूसरा इसमें बदलाव हो। प्रोफेसर आचार्य, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बहस में हम ये देखें कि क्या डिटेल्स हैं, इसको ईरान से भी काफ़ी कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि जो स्क्रीनिंग जो है वहाँ कैंडिडेट्स की होती है, जो दर्जनों की तादाद में कैंडिडेट्स कैंसिल कर दिया जाता है उनका कैंडिडेचर कि वो लायक नहीं है कि इलेक्शन लड़ सकें, शायद उसी तरह की कोशिश चीन कर रहा है। मतलब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब तक वहाँ किस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत काम चलता था हांगकांग और चीन के बीच। ये वही व्यवस्था है जो 1990 से चल रही है। उस समय जब ये ढांचे की बातचीत चली थी, और जो लास्ट गवर्नर ऑफ हांगकांग थे क्रिस पैटन, उनके साथ जो सारे डिस्कशंस हुए, तो जो व्यवस्था कायम की उस समय वो लगभग उसी तरह से चल रही है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो हाँ, ये ज़रूर है कि समय समय पर लोगों की ये डिमांड उठती है कि जो डायरेक्ट इलेक्शन है फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव वो होने चाहिए। अभी क्या है, इनडायरेक्ट इन द सेंस कि एक 1200 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, नॉमिनेशन कमेटी, जो कि उनके सामने जो प्रस्ताव आते हैं उनमें से चयन करके, उनमें चीन समर्थक होते हैं ज़्यादातर, तो वो तो जाहिर सी बात है कि जो हांगकांग के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलीट हैं और दूसरे तबकों से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस बात का चयन करते हैं कि कौन चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए खड़ा होगा। तो बीच बीच में इस बात के ऊपर काफ़ी बहस उठी है, लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर चर्चाएं की हैं, एकेडमिक्स ने इसका विश्लेषण किया है कि किस तरह की डेमोक्रेसी है ये, सेमी डेमोक्रेसी है कि क्या। तो ये बहस चलती आ रही है।
पनाग रंजन चक्रवर्ती, इसका कहीं ना कहीं एक पैरेलल भारत से भी अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें, कैसी सोसाइटी है हांगकांग या चीन जहां लगातार लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उनके ऐशो आराम में इजाफा ही हो रहा है, सिर्फ उनकी आप जीडीपी देखें या इसके अलावा उनका पर कैपिटा इनकम देखें, लेकिन उसके बावजूद भी इतना ही काफ़ी नहीं है, सियासी आज़ादी चाहिए। कभी कभी ये कहा जाता है भारत के संदर्भ में कि अगर यहाँ पर बहुत विकास हो जाएगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें सियासी आज़ादी मिले, बोलने का अधिकार मिले, लेकिन शायद यहाँ से एक उदाहरण हम ले सकते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ हांगकांग की सड़कों पर, क्या पूरा हांगकांग इन प्रदर्शनकारियों के साथ है? चाइनीज गवर्नमेंट तो ये शायद समझता है कि ये प्रदर्शन जितना दिन चलेगा लोगों को तकलीफ होगी आने जाने में, जो भी है वो तो अभी समझ रहे हैं कि शायद जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, तो वो अभी इसलिए पेशेंटली इसको वॉच कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इज़ एन अथॉरिटेरियन स्टेट। वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को हैंडल करना सीख रही है अभी भी। उनको ये मालूम नहीं है कि डेमोक्रेसी कैसे चलता है। जैसे पहले वक्ता ने कहा कि चाइना में छोटे मोटे प्रोटेस्ट अब बहुत होने लगे हैं। सोशल बोलिए, इकोनॉमिक इश्यूज पे बोलिए, पॉलिटिकल भी बोल सकते हैं कि पे नहीं मिला किसी कंपनी से तो लोग रास्ते पे उतर आए, कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट हो रहा है तो लोग रास्ते पे उतर आए क्योंकि उनकी ज़मीन या जो भी है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट काफ़ी हो रहे हैं, हज़ारों में हो रहे हैं, हर एक प्रोविंस में हो रहे हैं। तो लेकिन क्या ये चीन की दरियादिली है कि वो ऐसा होने दे रहा है? ऐसा है कि चाइना का एक बहुत बड़ा खौफ है, क्योंकि अगर आप चाइनीज लोगों से बात करें, डिप्लोमेट से बात करें, वो एक शब्द यूज करते हैं हमेशा कि चाइना कैनॉट अफोर्ड केओस। ये केओस जो वर्ड है वो समझते हैं डेमोक्रेसी इज केओस। अगर पूर्ण लोकतंत्र हो जाए तो वो समझते हैं कि ये तो केओटिक है। और पता नहीं, शायद इंडिया की तरफ देख के भी वो समझते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी इज समवॉट केओटिक एंड लाउड एंड लॉट ऑफ पीपल। और कुछ लोग चीन में ये कह चुके हैं कि टू मच डेमोक्रेसी है भारत में। वेल, अब डेमोक्रेसी तो खैर, डेमोक्रेसी का वर्ड भी कई लोगों ने, जैसे नॉर्थ कोरिया भी अपने आप को डेमोक्रेसी मानता है एक तरह से। तो अब ये है कि चाइना को ये अब मतलब एक लर्निंग प्रोसेस है चाइना के लिए भी, हाउ टू हैंडल दीज थिंग्स। वैसे चाइना नोज ओनली वन वे टू हैंडल दीज थिंग्स, इज टू कर्ब इट विद अ हेवी हैंड, बट ये हांगकांग में पॉसिबल नहीं है। और आजकल दुनिया भी बदल गई है। तिब्बत में तो उन्होंने किया ही है, उधर शिंजियांग में भी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी लोगों में मतलब आक्रोश है। अभी फिलहाल बम भी वहाँ फूटे हैं। तो उस तरह का हैंडलिंग करना, उस तरह के जो डिसेंट है, जो चाइना अभी भी लर्निंग प्रोसेस में है। अभी तक हम ये देख रहे हैं कि प्रदर्शन पूरे तरीके से अहिंसक तरीके से हो रहे हैं, और चीन ने भी दमन करने की वो पूरी सीधे तौर पर कोशिश नहीं की। जैसे आपने कहा है कि वो खुद ही अपने आप को सेल्फ डिफीट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है पूरा ये आंदोलन। लेकिन क्या जिस तरह से बड़ी तादाद में युवाओं की भर्ती लगातार हो रही है और प्रदर्शनकारियों की सिर्फ तादाद बढ़ ही रही है सड़कों पर, उससे आपको लगता है क्या इससे इनकार किया जा सकता है कि शायद इसमें खून खराबे की कोई आशंका आ जाए? मुझे तो लगता है, या हम तो सोचते हैं कि खून खराबा ना हो। स्टूडेंट भी और उनके पीछे जो लोग हैं, शायद प्रोफेसर्स वगैरह भी हैं कुछ जो उनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये तय कर लिया है कि वो एकदम पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे। तो गांधी जी की तो झलक दिख रही है यहाँ पे। तो यू कैन इवन से कि गांधी जी की प्रेरणा है यहाँ पे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, सिविल डिसोबीडियंस, इस तरह के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे ख्याल में दूसरी तरफ भी चाइना भी बड़ा केयरफुल है, इसको वॉच कर रहा है। और जैसे आपने कहा, मैंने भी उसको पहले कहा था कि शायद ये डिसिपेट हो जाए अपने आप बिना किसी वायलेंस के, तो सब लोग यही चाहेंगे। बिल्कुल। पर चाइना भी ब्लिंक नहीं करना चाहता, क्योंकि जो डिमांड है, अगर वो, यही प्रॉब्लम है चाइना में, जनता की डिमांड को एक्सेप्ट करना, वो समझते हैं कि ये एक डिफीट है फॉर द गवर्नमेंट। ये एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बेसिक फॉर्मूला है शायद लोकतंत्र, जो बेसिकली लोकतंत्र में होता है। बातचीत करके सरकार मान गई, ठीक है, अपनी डिमांड मान ली, हमने आगे बढ़िए। बिल्कुल। संदीप दीक्षित, ये बताइए कि ये जो समूह है ऑक्यूपाई सेंट्रल, इसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं, इसके बारे में हम क्या जानते हैं? कहा जा रहा है कि इन्होंने शुरुआत की, लेकिन फिर छात्र संगठन आके उस पर हावी हो गए। कौन लोग हैं आखिर जो ये सड़कों पर जमा हैं? देखिए, हमेशा से हांगकांग की राजनीति में गुट रहे हैं, और एक गुट जो है वो टोटल डेमोक्रेसी वाला गुट रहा है। तो इनके अलग अलग स्वरूप बनते रहे, जबकि 1984 से जब बात शुरू हुई हांगकांग के ट्रांसफ़र होने की, तभी से एक गुट जो था जो कि कंप्लीट डेमोक्रेसी की बात करता रहा। 1988 में भी मूवमेंट किया, पर वो सफल नहीं हो पाया।
और उसके बाद से अब तक उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन हो। पर उसके साथ साथ हमें पीछे भी थोड़ा सा जाना होगा आरफा, और ये देखना होगा कि हांगकांग में आखिर इंग्लैंड आया कैसे। और हांगकांग में जैसा आप जानती हैं ओपियम वॉर्स थी चीन के साथ, चीन के ऊपर दादागिरी की इंग्लैंड ने, और चीन की कंप्लेंट पे मकाऊ से इंग्लैंड वालों को पोर्चुगीज़ ने हटा दिया, तो उन्होंने ये करीब करीब एक खाली पड़ा एक द्वीप था हांगकांग का जिसके ऊपर इन्होंने कब्ज़ा जमा लिया, और तब से इन्होंने कब्ज़ा जमाए रखा था। और जब तक इंग्लैंड का वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन था तो ऐसा नहीं था वहाँ कोई डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। 26 या 27 जितने गवर्नर थे वो सब लंदन से अपॉइंट हुए, और आखिरी जो गवर्नर थे क्रिस पैटन, जिनके बारे में प्रोफेसर आचार्य ने कहा, वो तो खुद कंजर्वेटिव पार्टी के चेयरमैन थे, और जॉन मेजर की जो कि प्रधानमंत्री थे उनके कोलीग थे। तो इसीलिए चीन को हमेशा शक रहा है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी के नाम से और टोटल डेमोक्रेसी के नाम से जो नारा बुलंद करते हैं, कहीं ये वेस्ट का ट्रोजन हॉर्स तो नहीं है। और उसी की वजह से वो भी एक कारण था जिसकी वजह से चीन जो था कंप्लीट डेमोक्रेसी से आनाकानी करता रहा। पर अब मंजर बदल गया, स्थिति बदल गई। स्थिति ये हो गई कि चीन ने वादा तो किया था कि 2017 में फ्री लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, तो इसलिए शायद चीन की सरकार ने अब तक बहुत ही साफ तौर से कहा है कि इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पर जैसे एम्बेसडर पिनाक साहब ने बताया कि एक ऐसी स्टेज आती है जबकि हांगकांग जो है वो वाकई चीन मेनलैंड नहीं है, यानी कि हांगकांग एक अलग सिस्टम में रहा, वहाँ आज़ाद प्रेस रही, वहाँ हर तरह की स्वतंत्रताएं थीं, तो वहाँ की जनता भी अलग सोचती है। और शायद आने वाले समय में चीन को इसकी तरफ थोड़ा सा रुख नरम करना होगा। नरम करने में चीन का फायदा ये रहेगा कि जो प्रो चाइनीज पार्टीज हैं वो भी इतना ज़्यादा डिस्क्रेडिट नहीं होंगी, बल्कि वो भी इलेक्शन जो आने वाला इलेक्शन है उसमें ठीक ही परफॉर्म करेंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जनता जो है एक ही तरह है और एक ही पार्टी के पीछे चल रही हो। डॉक्टर आनंद कुमार, ये बताइए कि फिलहाल हांगकांग का नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि फैशन कैपिटल है, बहुत हाई फ्लाइंग लाइफ है वहाँ पर, सब लोग खुश रहते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जब लोग सड़कों पे आते हैं तो पता चलता है कि जो बुनियादी अधिकार हैं वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पर लोग किस तरह से रहते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, और हांगकांग के लोगों के अधिकार उनसे किस तरह से कम है? आपको लगता है कि सिर्फ चुनाव ही सिर्फ एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से इन लोगों को नाराज़गी हुई? कई लोग ये भी कहते हैं कि जो इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर भी मार्जिनलाइज किया जा रहा था हांगकांग को चीन के जरिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कई लोगों का ये कहना है कि सिर्फ डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से लागू करना ही प्रमुख कारण नहीं है। हांगकांग वासियों के अंदर एक अलग प्रकार की डिस्प्लेसमेंट की भी भावना आ रही है। वो ये है कि चाइना के जो दूसरे शहर हैं जैसे शेंजन है, संघाई है, बीजिंग है या क्वांचाओ हैं, ये शहर भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं। इस वजह से जो हांगकांग की जो पुरानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस थी वो कम हो रही है। इस वजह से भी वहाँ के लोगों के बीच में खासी नाराज़गी है, और संभवतः वो ऐसा उनको लगता है कि जो अभी प्रेजेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है उसके अंतर्गत वो काफ़ी आगे नहीं जा सकते हैं, या उस हिसाब से उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसका एक प्रमुख कारण ये भी है। जी हाँ, इसके अलावा डॉक्टर आनंद कुमार, कहा जाता है कि एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह हांगकांग जो है वो चीन के लिए काम करता था, बाकी दुनिया के साथ संवाद करने के लिए, कारोबार करने के लिए। और पिछले दिनों में जो है, पिछले एक दशक में जिस तरह से खुद चीन ने अपने बाजारों को खोला है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो महत्व है हांगकांग का वो धीरे धीरे घट रहा है, और ये बात हांगकांग के लोगों को परेशान कर रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आज की तारीख में जो है अब हांगकांग को चीन की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि आज भी हांगकांग का जो एक्सपोर्ट है वो 50% जो है वो चीन के यहाँ जाता है। और दूसरा जो है हांगकांग के जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अधिक से अधिक जो हिस्सा है वो लोन्स वगैरह जो हैं वो चाइनीज़ जो बिजनेसमैन हैं वो अवेल कर रहे हैं। और वो दिन चले गए जब जो हांगकांग था वो चाइना के लिए एक ओपनिंग की तरह था, जो वेस्टर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न जो फाइनेंशियल सिस्टम था उससे इंटरेक्ट करने का एक सेंटर था। अब वो स्थिति ख़त्म हो गई है, और काफ़ी हद तक अगर ख़त्म नहीं भी हुई है तो परिवर्तित हो गई है ये संघाई वगैरह के डेवलप होने से। हालांकि
हांगकांग की एक दूसरी इम्पोर्टेंस चाइना के लिए है, वो ये है कि ये हांगकांग मेनलैंड चाइना से थोड़ा दूर है, जहाँ पे चाइना अगर कोई नया सिस्टम जिसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता है उसको ये यहाँ पहले एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उसको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, और एट द सेम टाइम जो उनका मेनलैंड है वो उससे डिस्टर्ब नहीं हो पाता है। जैसे नए फाइनेंशियल सिस्टम जैसे युआन वगैरह की जो फ्री डीलिंग है या फ्री उसमें जो ट्रेड है, ये सब वो वहीं पे उसको मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से उसका इंपॉर्टेंस है हांगकांग की। प्रोफेसर आचार्य, चीन के लिए इसकी क्या कीमत है? अगर माना राजनीतिक अधिकार दे देता है चीन, और अगर पूरी ना सही तो कुछ और थोड़ा सा डेमोक्रेसी एक्सटेंड कर देता है, तो इसके लिए क्या कीमत है? क्यों चीन इतना डरा हुआ लग रहा है? नहीं, इसमें डर तो एक तरह से एक लेवल पर मतलब इस तरह से चलता है कि आशंकाएं जो हैं कि हांगकांग का जो बवाल है वो कहीं निकल के ताइवान में या शिनजियांग में या तिब्बत में उसका असर ना हो। और शिनजियांग में तो खासकर वहाँ भी कुछ एक तरह से यूनिवर्सिटी और एक कुछ बुद्धिजीवी हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि एक मूवमेंट चलाएं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट होता है उसकी तो आशंकाएं हैं बहुत, लेकिन एक तरह से इसमें एक जो चीन ने जो सैद्धांतिक एक पोजीशन ली है वो ये है कि चीन में डेमोक्रेसी या चीन में जिस तरह के लोकतंत्र होगा वो चीनी इतिहास, चीनी विविधताओं और चीनी जो एक यथार्थ है उसको ध्यान में रखकर होगा, ना कि सीधा सीधा पाश्चात्य एक जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का कि उसको आके आप थोप दें। तो ये हमेशा से उन्होंने एक तरह से इसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की है कि वेस्टर्न स्टाइल डेमोक्रेसी और एक जो उनकी खास एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। काफ़ी वेस्टर्नाइज्ड है। वेस्टर्नाइज्ड होना एक बात है और वेस्टर्न डेमोक्रेसी दूसरी बात है। पॉलिटिकल सिस्टम की बात जैसे अभी संदीप ने आगे बोला था कि ये जब तक के क्रिस पैटर्न का जब लास्ट गवर्नर जो थे तब तक के ब्रिटिश हुकूमत को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं था कि डेमोक्रेसी लाना है। चलते चलते वो चाह रहे थे कि ये डेमोक्रेसी की गिफ्ट हांगकांग को दें, और उसके चलते उन्होंने ऐसे बहुत सी चीज़ें घुसाने की कोशिश की जिसका विरोध हुआ। कि चीन का कहना था कि अब चूंकि ये वापस हमारे पास आएगा तो हम इसका निर्धारण करेंगे कि ये किस तरह से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इसका विकास हो। तो मुझे लगता है कि, और अगर आप देखें आजकल वो सोशल मीडिया पे एक बड़ा भारी डिबेट चल रहा है कि ये किस तरह का आंदोलन है, ये क्या कलर रेवोल्यूशंस हैं जो हमने देखे थे पिछले मिडल ईस्ट में, जो जिनमें सीधा साधा वो वेस्ट को टारगेट करते हैं कि ये उनकी कारीगरी है। और चूंकि इस समय अमेरिकन हाथ को देखा जा रहा है कि वो क्योंकि जिस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं वो, तो एक तो ये ब्रॉड परिप्रेक्ष्य तो है ही है कि ये बाहर की ताकतें हैं जो अंदर चीन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ऐसा मुमकिन है, संभव है ऐसा? अगर हम ये 28 सितंबर से पहले के डिबेट्स देखें तो डेफिनेटली इस तरह का कन्फ्रंटेशनिस्ट मामला था ही नहीं। डिबेट चल रहा था, बहुत से लोग थे जो इसके पक्ष में थे। सर्वेज हुए हैं हांगकांग में कि क्या हमको ये 2017 वाला जो आने वाला इलेक्शन है उसमें क्या, लोग बटे हुए थे। ये ऐसा नहीं था कि सारी की सारी हांगकांग की जनता कह रही थी कि नहीं इसको, लेकिन बहुत जल्दी ध्रुवीकरण हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक तरह से वो जो वायलेंस जो दिखी हमको 28 सितंबर, उसके बाद से थोड़ा सा एक माहौल बदला। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके सब उसी पक्ष में हैं। एक तरह से लोगों का जो वायलेंस के खिलाफ जो एक रिएक्शन हुआ है वो तो खैर साफ दिख ही रहा है, और उसके चलते और भी लोग आ रहे हैं। और अपना आप देखिए पिछले 89 से हांगकांग की एक बड़ी एक स्पेशल वो रही है कि जो 4 जून थिएननमेन एपिसोड था वो उसका एक कमेमोरेशन करते हैं, और चीन ने उसको परमिट किया है कि आपको प्रोटेस्ट करना है करिए। तो हर साल वो एक कैंडल लाइट मार्च होता है थिएननमेन को, तो इसमें कि हांगकांग की जो व्यवस्था है वो अलग है। और उसी तरह से 1 जुलाई को हर साल एक बड़ा भारी एक मार्च होता है जिसमें हांगकांग के लोगों की राइट्स और उसकी बात की जाती है। तो ये सब चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो आज जो हम देख रहे हैं वो बहुत सी ताकतों का एक मिश्रण हुआ है, और इसमें फिर
बाहर का हाथ इतना भी फार फेच्ड नहीं लगता। जी हाँ, आपको नहीं लगता कि फिलहाल बाहरी कोई दखल है? लेकिन कहीं ना कहीं ये ईरान के पैटर्न पे ही संदीप ये सोच नज़र आ रही है कि हम जानते हैं हम अपना लोकतंत्र कैसे बनाएंगे, हम वेस्टर्न जो मॉडल है उसे परफेक्ट नहीं मानते। लेकिन जो समाज है, अगर समाज का फ़र्क हम देखने की कोशिश करें कि हांगकांग के लोगों के सोचने का, रहने का, खाने पीने का और सियासी तरीका और बाकी जो चीन का दूसरा हिस्सा है उसमें क्या वाकई ज़्यादा फ़र्क है संदीप जी? हाँ, ज़रूर फ़र्क है, क्योंकि हांगकांग को तो ज़बरदस्ती ले लिया गया था और ज़बरदस्ती लेने के बाद जाहिर है कि वहाँ दूसरा सिस्टम बना। और जहाँ तक हांगकांग का स्लीपी कहने का लोग कहते हैं, तो नहीं, हांगकांग तो हमेशा ही इंटेलिजेंस के लिए बहुत ही बड़ी लिस्टिंग पोस्ट रही है। यहाँ तक कि जितने मेजर स्पाई मास्टर्स हैं, जॉन ले केयर वगैरह, इनकी किताबों में ज़रूर सेटिंग होती है हांगकांग की एज सच। और दूसरा, अगर आप क्रिस पैटर्न की किताब पढ़ें जो कि ट्रांसफ़र ऑफ पावर के ऊपर है, तो उसमें बार बार चीनी अधिकारियों ने ये बात की है, ये भय बताया है कि यहाँ इंक्रीमेंटल एडिशंस होते रहेंगे, यानी कि हम थोड़ा देंगे, फिर और लिया जाएगा, फिर और लिया जाएगा, फिर और लिया जाएगा। तो एक तो ये भय था जिसकी वजह से उन्होंने थोड़ा इलेक्टेड और थोड़ा तो जो था नॉमिनेटेड सिस्टम वहाँ पे रखा। और जाहिर है उस सिस्टम की अब परीक्षा की घड़ी आ गई है और अब हैपनिंग चीज़ है, हो रही है। तो ये देखने वाली बात है कि चीन के अधिकारी किस हद तक इनकी मांगेंगे, या ये लोग भी किस हद तक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा पाएंगे इस प्रोटेस्ट में। अगर मैं एक छोटा सा मुद्दा और जोड़ूंगी कि पिछले आप दशक में देखिए, मेनलैंड से लोगों का एक बड़ा भारी इन्फ्लक्स आया है, तो उधर उससे जो सामाजिक उनका एक जो व्यवस्था है उस पर असर पड़ा है। पैसा बहुत आ रहा है, उनके जो प्रॉपर्टी मार्केट्स हैं उस पर असर पड़ा है। तो कुछ लोकल भावनाएं तो हैं जो कि मेनलैंड के खिलाफ हैं इन आर्थिक मुद्दों को लेकर। पिनाक रंजन जी, बताइए फिलहाल यहाँ से अब आप स्थिति कहाँ जाते हुए देख रहे हैं? चीन ऐसा नहीं लगता कि ज़रा भी टस से मस हो रहा है, लेकिन फिलहाल ये आंदोलन क्या शक्ल लेगा? क्या वाकई जो सेल्फ डिफीट की उम्मीद की जा रही है कि जो क्यास है उससे लोग खुद परेशान हो जाएंगे और ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, या वाकई इसकी कोई मंजिल नज़र आ रही है? देखिए, लगता ऐसे है कि फ़िलहाल तो ये अभी फर्स्ट स्टेज में है कि जैसे हम आई बॉल टू आई बॉल कहते हैं कि हम भी नहीं हिलेंगे, वो भी नहीं हिलेंगे, तो फिलहाल तो वो फेज़ चल रहा है। पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि पुलिस वालों को अब विड्रॉ कर लिया गया है। वो जो शुरू में जो एक वायलेंस दिखा, टीयर गैस वगैरह छोड़े थे, अब वो पीछे हट गए हैं। तो एक तो ये समझ में ला रहा है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट भी सोच रही है कि वायलेंस से शायद ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे तियाननमेन में उन्होंने अल्टीमेटली वायलेंस से ही उसको सॉल्व किया था। वो जो फेमस फ़ोटो थी टैंक के सामने एक लड़का स्टूडेंट खड़ा हुआ था, तो वो तो यहाँ मुश्किल है। तो लगता है कि वो सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा और टाइम दिया जाए, शायद उसमें वो डिसिपेट हो जाएं, लोग परेशान हो जाएं, फिर टायर्ड हो जाएं, फिर घर चले जाएं। ये भी शायद वो सोच रहे होंगे और प्रेशर बनाए रखें कि भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे। तो इस तरह का माहौल अभी है। कैसे सॉल्व होगा बोलना मुश्किल है, पर दोनों साइड को कुछ देना पड़ेगा। एनी सॉल्यूशन विल इन्वॉल्व, लेकिन आपको लगता है स्टेटस को नहीं बना रहेगा? कम से कम स्टेटस को शायद ना बना रहे, शायद वो पैनल को और एक्सपैंड कर दें। कोई सिस्टम उनको निकालना पड़ेगा कि ये थोपे गए कैंडिडेट, जो वो समझ रहे हैं कि ये तो थोपे गए कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट हैं, इसमें से आप चुन लीजिए किसी को भी। तो दैट इज वो पूर्ण लोकतंत्र चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, कोई भी खड़ा हो सकता है इस इलेक्शन में। तो ये द्वंद्व तो वही है ना। डॉक्टर आनंद कुमार, ये बताइए, हमने देखा है कि ऐसे ऐसे देश हिल गए हैं, वो अलग बात है कि उनकी वजह क्या रही, किसने क्या किया, कौन इसके पीछे रहा, लेकिन अरब देशों का अगर जिक्र करें तो पूरे तरीके से वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ, तख्ता पलट हुआ। क्या आपको लगता है कि इसको इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत मान रहे हैं आप इस आंदोलन को कि वाकई इस तरह का कोई तब्दीली हो जाए और एक जो नया रिवोल्यूशन दुनिया की राजनीति में देखने को मिल रहा है, खासकर अगर वेस्टर्न अखबार आप देखें तो लगता है कि बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो गया है और सब कुछ जो है वो बदल जाएगा? आप क्या ऐसा आकलन कर रहे हैं? देखिए, अरब वर्ल्ड में और चाइनीज़ वर्ल्ड में काफ़ी फ़र्क है। जो अरब वर्ल्ड में हुआ और उसकी काफ़ी कम संभावना है कि वो चाइनीज़ मतलब देश के अंदर ये ऐसा हो। चाइना को लोग एक सिविलाइजेशनल कंट्री मानते हैं और इसकी बहुत कम चांसेस हैं कि जो अरब वर्ल्ड में हुआ वो यहाँ रिप्लिकेट हुआ। एट द बेस्ट ये हो सकता है, बल्कि कहा तो ये भी जा रहा है कि जो प्रोटेस्टर्स की डिमांड है कि जो वहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो रिज़ाइन करें, इसकी भी बहुत कम संभावना है कि चीन इसके लिए भी तैयार होगा।
हालांकि चीन में कहीं ना कहीं ये भय जरूर है कि इसका एक कंटेजियस इफेक्ट हो सकता है चीन के अंदर। इसके लिए उनकी जो साइबर टीम जो है वो काफ़ी मुस्तैदी से लगी हुई है, और जो वाइबो वगैरह से जो भी माइक्रो ब्लॉगिंग पे जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसको पूरी तत्परता के साथ वो उसको डिलीट कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि और ये ऐसा नहीं है कि चीन इस प्रकार के विरोध के लिए से परिचित नहीं है, उसको ये बहुत लार्ज स्केल पे फैलने नहीं देगा। और जब वो उसको देखेगा कि ये एक सीमा के बाहर जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो हेवी हैंडेड मेथड्स यूज करने से भी बाज नहीं आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आनंद कुमार, साथ ही पिनाक रंजन चक्रवर्ती, डॉक्टर आचार्य और संदीप दीक्षित। तो अभी तक सारे प्रोटेस्ट जितने प्रदर्शन हैं वो अहिंसक तरीके से चल रहे हैं। उम्मीद हम ये करते हैं कि जो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अधिकार हैं हांगकांग के लोगों के वो उनको मिले, लेकिन साथ ही कोई खून खराबा ना हो। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।